हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। हमने आज न्यू चैप्टर लिया है जो कि केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 से। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज अपने इस क्लास में आयोनिक बॉन्ड पर कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है, मींस इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, अपने इस क्लास में। ठीक है। आयोनिक बॉन्ड को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू होल्ड देम। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो जिस फोर्स के सहायता से या जिस फोर्स से बंधे होते हैं एक दूसरे से, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे यदि हमारे पास में मान लीजिए NaCl है, तो NaCl हम जानते हैं Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बिटवीन क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। हम जानते हैं कि अनलाइक चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। मींस अपोजिट चार्ज के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स है वो Na प्लस एंड Cl माइनस को होल्ड कर रहा है। इसको हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। वैसे इस केमिकल बॉन्ड का नाम यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तभी इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें ये टॉपिक ही डिस्कस करना है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, ये उसकी डेफिनेशन थी और ये उसका एक एग्जांपल था। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख भी दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो it is defined as a force acting between, BW मतलब between two atoms in a molecule or compounds। ठीक है। टू होल्ड देम, कहने का मतलब यह है कि एटम्स को होल्ड करने के लिए, एटम्स को होल्ड करने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसी फोर्स को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। दैट इज केमिकल बॉन्ड। तो ये रहा हमारा केमिकल बॉन्ड। और हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है। ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड जो है ये 3 टाइप्स का होता है मेनली। एक होता है आपका आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ओके। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। ये 3 तरह के बॉन्ड हैं केमिकल बॉन्ड। इन तीनों को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक है। इन तीनों को हम एक एक करके क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इनको क्लियर या इनको डिस्कस करने से पहले हम यहां पर ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जो एटम्स होते हैं या जो एलिमेंट्स हैं ये बॉन्डिंग क्यों करते हैं, ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बॉन्ड बना के कंपाउंड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। तो कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो बॉन्डिंग क्यों करता है, सबसे पहले इस पर हम चर्चा कर लें, फिर हम इसमें एक एक को डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये बातें आपको समझ में आए। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है यहां पर
कि भाई केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है एटम्स के बिटवीन। ठीक, तो केमिकल बॉन्ड एटम्स के बिटवीन इसलिए बनता है क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं इनर्ट गैस को छोड़कर पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो पढ़ाएंगे, तो उसमें जो है एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं और उनमें मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में उसको क्लासिफाई किया गया है। तो इन चारों ब्लॉक्स में जो पी ब्लॉक है उसमें एक ग्रुप होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप का मतलब ग्रुप नंबर 18, वहां पर इनर्ट गैसेस रखी गई हैं। ठीक है, कौन सी गैसेस रखी गई हैं? इनर्ट गैसेस। और वो इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान एंड रेडान। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये आपका पीरियड है, मतलब ये ग्रुप है और इसमें ये अलग अलग पीरियड्स हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ जो एलिमेंट होगा इस वाले पीरियड में, इस वाले में, तो इधर जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका बोरान आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, इस वाले पीरियड में, और यहाँ पर एल्यूमिनियम आएगा एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स रखे होंगे यहाँ पे। तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये इनर्ट गैस तो है नहीं, ठीक है, ये एलिमेंट इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस का मतलब अनरिएक्टिव गैस नहीं है, तो ये गैसें अनरिएक्टिव होती हैं, मतलब रिएक्टिव नहीं होती हैं। जब ये रिएक्टिव नहीं होती हैं तो रिएक्टिव क्यों नहीं होती हैं, जिसको चेक किया गया तो पाया गया कि इनका अपना एक खास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन गैसेस का अपना जो है एक खास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए या उसी के कारण ये स्टेबल होती हैं। मतलब ये स्टेबल होती हैं तो इनका अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, तो वो अनरिएक्टिव नहीं बल्कि रिएक्टिव होते हैं। और ये अनरिएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इन सभी गैसेस का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप पाएंगे इनका सेल जो है कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में हीलियम है, यदि हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम पाएंगे 1s2, तो इसके पास एक ही सेल है, वो भी कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब अगर हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। देखिए सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया है और ये बताया है कि जो सेल हैं वो जैसे एक सेल जब कंप्लीट होगी तब दूसरी सेल स्टार्ट होगी। तो ये सेल कंप्लीट हुई, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भर गया, फिर ये सेल स्टार्ट हुई, ये भी कंप्लीट हुई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था जो आगे वाले सेल में जाता, तो इसकी सेल जो है कंप्लीट है। इसी तरह से आप इसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनर्ट गैस के, किसी का भी यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका सेल कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है ना, कंप्लीटली फिल्ड है। तो अब इसको आप छोड़िए, इनकी बात करिए, जैसे बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन या कोई भी एलिमेंट जो इधर हैं इनर्ट गैस को छोड़ करके, यदि आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके सेल जो है कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट करने के लिए, अपनी सेल को कंप्लीट करने के लिए बाकी एलिमेंट क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, मतलब बॉन्डिंग करते हैं ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। इनका सेल कंप्लीट है इसलिए ये स्टेबल हैं और रिएक्टिव नहीं है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते। बट इनको छोड़ करके यदि हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं इनकी सेल इनकम्प्लीट होती है, मतलब इनकम्प्लीट फिल्ड होती है इलेक्ट्रॉन से। इस वजह से ये रिएक्टिव होते हैं और ये स्टेबल नहीं होते। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करते हैं कि इस जो ये इनर्ट गैसेस हैं इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की टेंडेंसी शो करते हैं, मतलब इनकी तरह अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की टेंडेंसी शो करते हैं। बात समझ गए आप लोग? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जैसे हीलियम है,
तो हीलियम वाले पीरियड में तो ये बोरान कार्बन नहीं आता है, हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये होता है 1h। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन कर देंगे तो क्या आएगा 1s1। तो आप देख रहे हैं इसके सामने कौन है, हीलियम है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ये है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन भी हीलियम की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करना चाहता है, टेंडेंसी शो करता है, और अपने सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इस तरह ये क्या करता है, दूसरे के साथ बॉन्डिंग करता है ताकि इसका सेल कंप्लीट हो जाए। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम यहां दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में आप देख रहे हैं नियॉन है। तो नियॉन जिस पीरियड में उसमें कौन कौन आता है, थोड़ा हम इसको ठीक से बना दें। नियॉन के पीरियड में कौन कौन आते हैं, यहां आता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ये अलग अलग एलिमेंट जो है आते हैं जो नियॉन के पीरियड में है। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन आपने किया तो क्या मिला आपको, 2s2 2p6, मतलब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह यदि आप बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 5 6 7 8। तो 5 होने पर इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। ये 5 हो गया, 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां कितना है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान क्या करना चाहता है, नियॉन की तरह अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की या पूरा करने की टेंडेंसी रखता है। और जब तक इसको इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं कर लेता, तब तक ये अनस्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये बॉन्डिंग करता है ताकि इसके आउटर मोस्ट सेल में नियॉन की तरह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर जो आप गैस देख रहे हैं, इन सभी गैसेस का अपना अपना अलग अलग पीरियड है। इन सभी पीरियड में यहाँ एलिमेंट रखे होंगे पीरियोडिक टेबल में। वो एलिमेंट अपने पीरियड में आने वाले इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की टेंडेंसी शो करता है। उनकी तरह अपने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन पूरा करने की टेंडेंसी शो करता है। इस वजह से वो बॉन्डिंग करता है। हमारे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका एटम बॉन्डिंग क्यों करता है, या एलिमेंट्स बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो इसीलिए बनाते हैं ताकि जिस पीरियड में वो रखे हैं पीरियोडिक टेबल में, उस पीरियड के लास्ट में आने वाला जो इनर्ट गैस है उसकी तरह वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना कंप्लीट कर सकें, उनकी तरह वो भी अपना सेल कंप्लीट कर सकें, इसीलिए वो बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की, जो कि हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा अब यहां से स्टार्ट हुआ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अभी हम लोगों ने उसका डिस्कस किया। अब आयोनिक बॉन्ड को समझेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो अभी आपने पढ़ा। तो आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर होने से फॉर्म होता है। बात समझ गए? तो यहां लिखेंगे द केमिकल बॉन्ड which formed by the transfer of one or more electron from one atom to another. तो एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये एक तरह का केमिकल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में NaCl है स्टूडेंट, ये NaCl है
तो इस NaCl में हम ये देखेंगे कि कैसे बॉन्डिंग करता है, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड कौन सा, आयोनिक बॉन्ड कैसे जो है फॉर्म हो जाता है, इसको हम यहाँ समझेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और देखेंगे कि Na एंड Cl जो दो एटम हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से हमारे पास में क्लोरीन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो इसी तरह करेंगे। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। दिस इज आउटर मोस्ट सेल ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज आउटर मोस्ट सेल ऑफ सोडियम। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। इस आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 है, और इस आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां सोडियम भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की टेंडेंसी शो करता है, ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जो क्लोरीन है ये भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ठीक है ना, ये भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो दोनों अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये कुछ करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, या फिर उसकी शेयरिंग करेंगे। 3 बातें हो सकती हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की। ठीक है, तो अब हम यहां पर ये देखते हैं कि यदि सोडियम इससे 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां पर इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहां भी इसका ये सेल खत्म हो जाएगा तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा। भाई इसका सेल जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा पूरा, तो अभी सेल को हम कंसीडर नहीं करेंगे ना, इसको हटा देंगे। अब हमारी ये वाली आउटर सेल हो जाएगी, उसके अंदर वाली, जब बाहर वाले में से पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सेल खाली हो गई। अब उसके अंदर वाली जो सेल है उसमें हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 + 2 8, तो हम कहेंगे हाँ भाई ऑप्शन तो कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ ले सकता है क्या, ये हमें समझ में आना चाहिए कि भाई सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या। जवाब है सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं ले सकता। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। तो यदि हम 7 इलेक्ट्रॉन को सोडियम के अंदर इंटर कराएंगे तो सोडियम इन 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज सोडियम की ENC कम होती है। ENC मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस, इसको ऐसे समझिए, जैसे यहां पर न्यूक्लियस है, इसके अराउंड डिफरेंट सेल्स हैं, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है। खैर यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 8, यहां मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम हो गया, तो सोडियम का जो ये न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा और इसको भी खींचेगा, सबको खींच रहा है, सभी सेल के सभी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहां पर जो सबसे आउटर सेल है, उस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस जो है सोडियम का अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने में जो ये फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। मींस न्यूक्लियस के द्वारा किसी भी एटम में आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स उस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, ENC। ठीक है ना, तो यदि हम 7 इलेक्ट्रॉन को यहां इंटर कराएंगे तो चूंकि इसका ENC यहां बहुत कम है, इस वजह से ये न्यूक्लियस 7 इलेक्ट्रॉन को यहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, ये बात कंफर्म हो गई। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या। यस, ले सकता है।
1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है और उस 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का न्यूक्लियस है और इसका एटम है, सेल्स हैं, तो आउटर सेल हो गई क्लोरीन की, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करेगा तो उसको बाइंड करना आसान होगा इस न्यूक्लियस के लिए। ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को भी जो है बाइंड कर लेगा, यानी बांध लेगा। हम कहेंगे कि क्लोरीन जो है सोडियम से इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है, बट सोडियम क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कि नहीं ले पाएगा, सोडियम नहीं ले पाएगा, क्लोरीन ले लेगा। तो यहां पर होता क्या है कि जब हमने ये देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे दिखाइए, सोडियम है प्लस Cl है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और अंदर वाले सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में या कह लें केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है? जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना? तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन आपने देखा 3s1 लिखा ना, 3s1, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप ऐसे बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। अच्छा, हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्रॉस सिंबल से दिखाया है और यहाँ इलेक्ट्रॉन को डॉट सिंबल से दिखाया है। तो ये आइडिया किसका है? लुइस नाम के एक साइंटिस्ट का। तो लुइस ने बताया कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिंबल यहाँ यूज करते हैं उसको बोलते हैं लुइस सिंबल। तो ये इलेक्ट्रॉन का लुइस सिंबल है, बात समझ रहे हैं आप लोग? जो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डॉट लगाया और यहाँ पर क्रॉस लगाया है इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए, इन सिंबल्स को हम कहते हैं लुइस सिंबल, लुइस सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है क्रॉस सिंबल और ये होता है डॉट सिंबल। तो चूंकि हमने एक को डॉट से दिखाया दूसरे को क्रॉस से, ताकि हमें समझ पाए कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, तो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन कौन है? सोडियम का, और जो क्रॉस से बने हुए हैं जिनको क्रॉस से दिखाया गया है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर चार्ज कौन सा आता है? प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर चार्ज कौन सा आता है? माइनस। तो कहने का मतलब ये है, तब यहाँ पर Na प्लस एंड Cl माइनस जो हैं, क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्ज हैं, इसलिए दोनों के कांटेक्ट में आने पर उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लग जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं, दोनों बंध जाते हैं। इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली इसी को आप क्या बोल सकते हैं? इसी को आप आयोनिक बॉन्ड कह सकते हैं। दिस इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमारा आयोनिक बॉन्ड है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो जो आयोनिक बॉन्ड है ये क्या होता है स्टूडेंट? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। द केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब जैसे दो एटम है, उसमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो एटम जो है डोनेट किया जा सकता है, कितने डोनेट किया जा सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किया जा सकता है, 3 भी किया जा सकता है। लेकिन ये अलग अलग एटम के लिए हम बात कह रहे हैं, यानी कोई एटम केवल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, कोई केवल 3 कर पाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग एटम के लिए बात है, क्योंकि हम सारी बातें कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें डोनेट करने वाला केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो हमने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया। यदि यहाँ हम दूसरा ले लेते, जैसे मान लो मैग्नीशियम ले लेते,
तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसी तरह जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन तक होने पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ना डोनेट करेगा ना वो गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। लेकिन यदि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वहां फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी स्टार्ट हो गई। तो 5 होने पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यदि 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में तो कितना गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसा क्लोरीन यहां पर कर रहा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन केवल गेन कर पाता है। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेना। ऑक्टेट रूल यही कहता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल every atoms of all elements except inert gases tends to attain 8 electron into their outermost shell। ये होता है ऑक्टेट रूल। लेकिन कुछ ऑक्टेट रूल के फेलर भी हैं जो इस बात को नहीं मानते, बिना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए ही वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो खैर उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम केवल चर्चा कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड पर। तो हमने कहा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरा गेन करे। यदि जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है और जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जहां पर हो रहा है जिन एटम्स के बीच में, वहां कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? वहां पर आयोनिक बॉन्ड बनेगा इस तरह। ठीक है, तो ये था आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड पर जो टॉपिक है, जैसे अभी इस पर और टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं? आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। एंड एक पॉइंट इसमें और आता है जो हमारा क्या है, वो है बॉर्न-हैबर साइकिल। तो खैर इतनी बातें अभी हैं पढ़ने के लिए, तो चूंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए क्लास को यहीं तक विराम दिया जाता है, यहीं तक स्टॉप करते हैं अपनी क्लास। अब जो बाकी पॉइंट बच गए हैं उसको दूसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी के पॉइंट बच गए हैं उनको हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, जय हिंद।